जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम हम लोग क्लास 10th का जैव प्रक्रम चैप्टर देख रहे हैं, जिसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। और आज हमारा टॉपिक है पत्तियों की संरचना के बारे में पढ़ना, यानी पत्तियां कैसे बनी होती हैं, इसमें कौन से अंग कहाँ व्यवस्थित होते हैं। जैसे हमारा हाथ इस साइड एक है, एक इस साइड है, तो वैसे ही पत्तियों का अंग कैसे व्यवस्थित होता है। पत्तियों में भी तो कुछ अंग होगा ना, तो वो अंग कहाँ व्यवस्थित होंगे, इसी को हम देखते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, हमने बताया था कि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जिसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उससे ऊर्जा लेते हैं। ठीक, भोजन किस लिए बनाते हैं? ताकि ऊर्जा ले सकें। तो ऊर्जा लेने के लिए भोजन जो बनता है वो पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों के संरचना के बारे में हम देखते हैं। तो पत्तियां जो होती हैं वो ऐसे ही ना होती है, एक पत्ती को काट लेंगे तो ऐसे ही तो दिखेगा, जो आपको दिख रहा है आपके सामने बोर्ड पे। तो ये जो ऐसे दिखेगा, इसमें जो बीच में एक डंडी गई होती है, एक बीच में जो डंडी गई होती है उसको बोलते हैं मध्य सिरा। अब इसका कार्य क्या होता है, यानी ये काम क्या करती है? तो ये जो है ये जल को ले जाती है। जड़ से जल को ले जाना चाहिए ना, ले जाने वाला कोई चाहिए, तो उसके लिए ये जो मध्य सिरा है वो काम करती है। इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम होता है। जल जो है नीचे होता है ना, नीचे होता है पृथ्वी के, तो पृथ्वी के नीचे होता है। तो इसको ले जाने के लिए जड़ से जाइलम और फ्लोएम आ रहते हैं, जिसमें जल जाइलम से आया रहता है। जाइलम तक से जल का संवहन होता है और ऊपर तक आता है। लेकिन पत्तियों में तो कुछ नहीं होता। तो पत्तियों में इस मध्य सिरा में जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और सिरा में भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। सिरा में भी क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम जो है आप जानते हैं कि जल का संवहन करता है, यानी जल को लाता है, और फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों को बनने के बाद, पत्तियों में खाद्य पदार्थ जो बनेगा, मतलब खाना जो बनेगा, उसको ले जाने का काम करता है सभी भागों में। पौधे के सभी भागों में न्यूट्रिएंट्स का जाना जरूरी है ना, पोषक पदार्थों का जाना जरूरी है ना, तभी तो वो पोषण करेगा, तभी तो जीवित रहेगा। तो इसके लिए इसमें फ्लोएम पाया जाता है। तो फ्लोएम और जाइलम बंडल इसमें पाए जाते हैं मध्य सिरा में। जो बीच में गई होती है उसको मध्य सिरा बोलते हैं। जो इसी डाली टाइप में छोटी छोटी निकली होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सिरा बोलते हैं। और जो इसके बाद बचा हुआ भाग है इसको बोलते हैं पड़पटल। पड़ मतलब क्या होता है? पड़ मतलब हमने बताया था पत्ता। जब कहीं आप बायोलॉजी में देखिएगा पड़, उसका मतलब होगा पत्ता, यानी पड़पटल, पत्ते का सतह। पत्ते का सतह यही पड़पटल कहलाता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है? हमने तो बाहर का स्ट्रक्चर देख लिया, बाहर कैसे बना होता है इसको हमने देख लिया। अब इसमें अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है, अंदर कैसे बना होता है, तो ये हम देखते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या ये पत्ता जीव नहीं है? पत्ता जीव है ना। कैसे जीव है? क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो जीव है। जीवों के लक्षण जो है पेड़ पौधा प्रदर्शित करता है। तो पेड़ पौधे का ये भाग है, तो ये भी तो जीवित रहेगा ना। तो जीवित रहता है तो इसमें कोशिका से ये पत्ता बना होता है। अब ये सारी जो आपको दिख रही हैं ये सारी पत्ते की कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप की कोशिकाएं हैं, कुछ मतलब अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हैं। अलग अलग कार्य है सभी कोशिकाओं का, इसलिए अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हैं। इन सभी में सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। सभी में सभी कोशिकांग, जैसे न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सब पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाएंगे। लेकिन इसमें जो है कुछ अंतर है, इसलिए इसको अलग अलग प्रकार की पत्तियां, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं पत्तियों में। ठीक, सॉरी, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं पत्तियों में, मतलब कोशिका पाई जाती हैं। तो जो सबसे ऊपर होता है, आप देखे होंगे पत्ती को, अगर कभी आप रगड़े होंगे अपने हाथ में, तो एक उस पे से एक एकदम पतली झिल्ली निकलती है, एकदम पतली होती है, एकदम पतली। उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी पतली होती है। तो उस पतली झिल्ली को जो है हम क्रिटिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन इंग्लिश शब्द है, मेम्ब्रेन जो है इंग्लिश शब्द है, इसको झिल्ली बोलते हैं। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, तो मेम्ब्रेन इंग्लिश शब्द है, इसको याद रखिएगा। क्रिटिकल मेम्ब्रेन, क्रिटिकल मेम्ब्रेन, ऊपर वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मेम्ब्रेन। याद है क्या? क्रिटिकल मेम्ब्रेन, क्रिटिकल मेम्ब्रेन ऊपर वाली झिल्ली को। इसके नीचे, जस्ट नीचे पाया जाता है एक ढोलक के आकार की कोशिका। एक ढोलक के आकार की कोशिका पाई जाती है। अब ढोलक के आकार की इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है बीच में खाली होता है, चारों ओर बना हुआ होता है। आप कैप्सूल देखे हैं? कैप्सूल का खोखा जो होता है, जो
ऊपर से कवर लगा होता है, वो कवर टाइप में ये कोशिका मिलती है। उस कवर टाइप में जैसे कैप्सूल बीच में खाली कर दीजिए, उसमें से जो सफेद सफेद दवाइयां निकलती हैं उसको खाली कर दीजिए और उसके कवर को बंद कर दीजिए, तो यही ये सेल इसी स्ट्रक्चर का रहता है, मतलब इसी संरचना का सेल रहता है कि कैप्सूल के अंदर की दवाइयों को खाली कर दें और इसके बस कवर को लगा दें, तो क्या होगा, यही ये ढोलक के आकार की कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी मतलब स्ट्रक्चर की होती हैं, वो सेल बन नहीं जाएगा, मतलब उसी स्ट्रक्चर की होती हैं, उसी टाइप की होती हैं। तो इसमें जो है बीच में खाली होता है, ठीक। अब इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। इसमें क्या अंतर है, हम जानते हैं कि पौधों की सभी कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहां हरा भाग होता है। पत्तियों में हरा भाग में मतलब जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सब में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोफिल के द्वारा ही बदला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहना जरूरी है सभी कोशिकाओं में। तो जो ऊपर वाली कोशिका है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि ऊपर से ही हमको थोड़ी ना बदलना है, हमको तो प्रकाश संश्लेषण अंदर कराना है ना, पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण कराना है। ऊपर करा देंगे तो उसका भोज्य पदार्थ जो है ऊपर ही रह जाएगा, तो हम कैसे पौधों के भागों में पहुंचाएंगे, तो इसके लिए अंदर पाया जाता है। तो इसमें जो है इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्या, जो क्लोरोप्लास्ट है। अब इसी में ऊपर वाले इसी लेयर में क्या पाया जाता है, ऊपर वाले इसी लेयर में पाया जाता है पर्णरंध्र, जिसको स्टोमाटा कहते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, वो यहीं पे पाया जाता है। तो ये स्टोमेटा है ये जो है, ये दोनों ओर की कोशिकाएं, ये जो हमने बताया था कि दो सेम के बीच की आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में। स्टोमेटा में दो सेम के बीच की आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं यही है, एक ये है और एक ये है, यानी कि यहाँ पे कोशिका पाई जा रही है, यहाँ पे छिद्र है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, क्रिटिकल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे खाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छिद्र है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन जाएगा, इसलिए यहाँ पे छिद्र रहता है। तो इससे गैसों का आदान प्रदान होता है और जल हानि की क्रिया भी इसी से होती है। तो इस जल हानि की क्रिया को रोकने के लिए हमने बताया था कि पौधों की पत्तियों पर ऊपरी भाग में जो है ये रंध्र कम पाए जाते हैं, निचले भाग में ज्यादा पाए जाते हैं। खैर उसको अभी छोड़िए, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले। तो इसमें आप समझ गए ना कैसे मिलता है। पहले ढोलक के आकार की कोशिकाएं रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, हिंदी में भी बोलते हैं एपिडर्मिस। और इन क्रिटिकल मेम्ब्रेन और ये कोशिका जो है, इसको मिलाकर बोलते हैं पत्ती की बाह्य त्वचा। पत्ती की बाह्य त्वचा, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, पत्ती की बाह्य त्वचा, ठीक। और इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक। तो एपिडर्मिस आपको पता चल गया क्या होता है। एपिडर्मिस यही होता है, ढोलक के आकार की कोशिका, और इसके ऊपर क्रिटिकल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक। अब इसके नीचे क्या पाई जाती है, इसके मोटाई में हम देख रहे हैं, ये पत्ती की मोटाई में पाई जा रही है। ये नहीं कि इसके मतलब उसको ऐसे उस पे पॉलीथीन हटा करके देखेंगे तो ऐसे चारों तरफ फैला हुआ, मतलब कि बोर्ड पे ऐसे नहीं पाया जा रहा है, ये पत्ती की मोटाई में पाया जा रहा है। पत्ती की मोटाई में, पत्ती कितनी मोटी होती है, एक कागज के इतना मोटा होता है, तो कागज की इतना मोटाई में इतना स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं एपिडर्मिस। उसके बाद जो है खंभे के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, खंभे के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इन सभी में क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके नीचे जो है गोल आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें सभी में क्लोरोप्लास्ट होता है और सभी के बीच में कुछ जगह होता है, खाली जगह होता है। सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ खाली जगह भी इसमें होता है। ये खाली जगह क्यों होता है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रहा है और जो जल अंदर से आ रहा है वो उसको रखेंगे हम कहाँ, पहले रखेंगे तभी तो बनाएंगे। क्या आते आते हम बना देंगे, भोजन बन सकता है क्या आते आते, नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे खाली जगह पाया जाता है कुछ, तो खाली जगह पाया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आकर रुकता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद उसका भोजन बनता है और ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट मतलब बेकार, जो पौधों के लिए
अनुपयोगी हो, उपयोगी ना हो, तो उसके रूप में ये बाहर निकल जाता है रंध्रों द्वारा। ठीक, अब जो जल भी अधिक हो जाता है, जल जो आता है नीचे से वो नाप तोल कर तो आता नहीं है कि इतना ही लगेगा, तो वो जो अधिक हो जाता है वो क्या होता है, जल हानि की क्रिया के रूप में ऊपर निकल जाता है, गैस के रूप में, वाष्प के रूप में निकल जाता है ऊपर, मतलब वायुमंडल में। तो आपने देख लिया कि ये क्या होता है, एपिडर्मिस, ये खंबे की आकार की कोशिकाएं, ये सभी जो हैं ये सब कोशिकाएं हैं। ठीक, ये दोनों बीच में जो है सब कोशिकाएं हैं, इसमें सभी कोशिकाएं पाए जाएंगे, साथ में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो रंध्र की कोशिकाएं होती हैं इसमें भी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ठीक, ये ऊपर ही पाया जाता है, ऊपर के ही लेयर में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक, अब इसके नीचे गोलाकार की कोशिका, अंडाकार कोशिका है, फिर उसके नीचे वही होता है, ये जो ऊपर वाली परत है यही परत फिर नीचे भी होती है। तो नीचे जो होती है छिद्रों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है। क्यों रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है? क्योंकि अब मान लीजिए आपका हाथ ऐसे आप करेंगे, अपना हाथ, या किसी मान लीजिए किसी प्लेट को ऐसे रखेंगे, प्लेट को ऐसे रखेंगे, तो प्लेट के ऊपर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी कि नीचे? जाहिर सी बात है कि ऊपर पड़ेगी, ऊपर पड़ेगी ना, प्लेट के ऊपर जो पड़ेगी सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी, नीचे तो पड़ेगी नहीं ज्यादा। तो इसलिए छिद्रों की संख्या ऊपर कम पाई जाती है, ताकि जो सूर्य का सीधा प्रकाश आ रहा है इस पे, इससे जल वाष्प की क्रिया कम हो सके, मतलब जल को वाष्प में बदलकर उसको हानि करने की, मतलब जल हानि की क्रिया, सीधा कह सकते हैं जल हानि की क्रिया रुक सके, मतलब कम हो सके। तो इसके लिए नीचे छिद्रों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, ऊपर छिद्रों की संख्या कम पाई जाती है। समझ में आया? तो इसमें भी यही है, ये भी एपिडर्मिस है, ये भी एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस, और ये जो है रंध्र की कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं। ये जो द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल कहलाती हैं, तो इंग्लिश में इसको गार्ड सेल बोलते हैं। तो ये रंध्र की कोशिकाएं हैं, दो दो रंध्र कोशिकाएं सेम के बीच की आकार की पाई जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों बनाया है, यहाँ पे ये बन नहीं ना सकता, तो इसलिए ऐसे बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आप आशा है कि पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए होंगे। अब एपिडर्मिस के बारे में देखिए, यहाँ लिखा है यह ढोलक के आकार की कोशिका है, इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो ऐसे ही आप फिगर बना के लिख सकते हैं। मैंने जो कुछ बताया इस फिगर के माध्यम से वो फिगर में ही बना हुआ है और लिखा गया है कि आपको समझ में आ जाए, मतलब कि आप जब कभी बाद में पढ़े तो समझ में आ जाए। तो बस आप इस फिगर को बना लीजिएगा, इसमें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, बस फिगर बना लीजिएगा और जितना नोट किया गया है उतना ही नोट कीजिएगा, इससे अधिक नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें उतना ही नोट करना है। तो समझ में आ गया पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में, पत्ती कैसे होती है और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अब इसमें फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो अभिक्रिया के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो खाद्य पदार्थ बन गया उसको क्या करता है, पौधों के सभी भागों में पहुंचा देता है। अगर जरूरत नहीं होती है तो उसको स्टार्च के रूप में पौधे बदल लेते हैं, फिर उसको ग्लूकोज के रूप में बदल लेते हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है, प्रकाश संश्लेषण वाले में। ठीक, तो ये पत्ती की संरचना आपको समझ में आई होगी, आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।